चलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड सीरीज. हियर वी आर गोना कवर 4 चैप्टर्स, राइट? सो अब हम उल्टे 4 चैप्टर्स कवर करेंगे जो लास्ट अमेंडमेंट्स है हमारे JIGL के फॉर द December 24 एग्जाम्स, है ना? तो पहला चालू करते हैं, लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. यू नो, नेगोशिएबल में सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है पूरे दिन भर जो सुनाई दे रहा है वो एक ही है कि भाई अगर आपको अपील फाइल करना है तो जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 20% आपको डिपॉजिट कोर्ट में पहले भरना पड़ेगा, तो ही आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में केस एडमिट होगा. नहीं तो केस एडमिट अपील एडमिट होगी, नहीं तो अपील एडमिट होगी नहीं. यही मैटर सुप्रीम कोर्ट में जब जम्बू भंडारी वर्सेस MP स्टेट इंडस्ट्रियल SIDC के गया तो उसमें क्या बोला कि यहाँ पे 2 अपील जो एपीलेंट ने फाइल की थी, दे वर द अक्यूज्ड बिफोर द लर्न्ड मैजिस्ट्रेट. जो एक्चुअली केस था 138 वन चेक बाउंसिंग. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैजिस्ट्रेट ने इनको बोला कि इफ यू आर अक्यूज्ड एंड नाउ यू वांट टू फाइल एन अपील, सो डू वन थिंग, पहले चेक भरो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भरो 9%. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो एक काम करेंगे, हम जाएंगे अपील में पर हमें वहां 20% पैसा भरना है. हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के ऑर्डर की तरह ही फैसला सुनाया. बट क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वॉज कि जो 20% पैसा है ये क्यों भरना पड़ रहा है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस 20%, ताकि फ्रिवलस केसेस जो बनाए जाते हैं वो ना बने और अननेसेसरी जुडी जो जस्टिस है उसको डिले ना किया जाए. बट मान लो अगर एपीलेंट की परिस्थिति नहीं है 20% पैसा भरने की, and it is very clearly proven that justice is denied because someone does not have funds, then Supreme Court has a right to waive off. So I repeat, इसमें एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि व्हाट इज द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेक्शन 148, कि अगर एपीलेट कोर्ट को लगता है कि ये जो 20% पैसा भरवाने से एक ऐसी कंडीशन आप किसी पे इम्पोज कर रहे हो कि उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और उसकी राइट टू अपील जा रही है, यू कैन मेक एक्सेप्शंस but reasons have to be recorded. Is it very clear? So it is very much now open to the appellate court कि ये exceptional केस है या नहीं जहां पे इस 20% डिपॉजिट को वेव ऑफ किया जाए. That's the major issue which is happening today in the Negotiable Instrument Act, and now clearly decided by the Supreme Court that every appellate court has a right to waive off the deposit condition if the right to appeal is deprived because of some unjust reasons and justice is denied to the party. Is that very clear? चलो next chapter लेंगे. The chapter is the traditional chapter of contract law, Indian Contract Act 1872, right? अब उसका केस लेंगे, थर्ड लास्ट चैप्टर ऑफ अवर साइड. इसके बाद 2 और चैप्टर के हमारे अमेंडमेंट्स बाकी रहेंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एंड IT एक्ट 2000, राइट? तो दिस इज द थर्ड लास्ट चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे केस लॉ है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस रत्नागिरी गैस एंड पावर. ये किस चीज पे केस हुआ है मैं पहले पूरा ये समअप कर. यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज FEC in our electricity bill called as fixed energy charge. मैंने इसके ऊपर आपको ऑलरेडी टैक्स लॉस में या कोई और टॉपिक्स में बताया हुआ है कि 300 रुपए का वो फिक्स्ड एनर्जी चार्ज लगता है. इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे कभी झांक के देखो तो ये उस मैटर का केस लॉ है कि यहाँ पे द इश्यू इज नॉन पेमेंट ऑफ द फिक्स चार्ज. तो उन्होंने बोला अगर आपने फिक्स चार्जेस नहीं पे किया है तो जो पहला रिस्पोंडेंट था उसने पिटीशन फाइल कर दिया सीकिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यू ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक गैस. तो CERC ने अलाउ किया पिटीशन और बोला कि बॉस ये तो भरना ही पड़ेगा, और एपीलेट ट्राइब्यूनल ने भी बोला भरना ही पड़ेगा. फाइनली सुप्रीम कोर्ट चला गया केस. अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि क्या ये फिक्स चार्जेस भरना जरूरी है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया वो ये रहा कि एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट जो बनाया है बिटवीन दीज 2 पार्टीज is at odds with the original purpose, and therefore उससे ये मालूम पड़ता है वो सिर्फ बिजनेस की एफिशिएंसी बेटर कर रहा है.
अगर आप सिर्फ बिजनेस एंगल से फिक्स्ड एनर्जी चार्ज कलेक्ट कर रहे हो तो वो अलग पड़ाते हैं, बट इसमें इंप्लाइड कंडीशन जो आपने डाली है कि यू हैव टू पे द फिक्स्ड एनर्जी चार्ज अदरवाइज देयर बी अ शॉर्टफॉल ऑफ द डोमेस्टिक गैस, ये आपको जब इंटरप्रेट करना है तो इंटरप्रेट सिर्फ और सिर्फ नैरो सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, ब्रॉडर सेट ऑफ सारे केसेस के लिए ये नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द मैटर्स, इट कैन बी ओनली डन टू नैरो आउट सर्कमस्टेंसेस। वो आप नैरो करो, उसके बाद आप ऐसा चार्जेस लगाओ। दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ दीज आर 2 चैप्टर्स इन विच देयर आर एडिशंस। बाय द वे अब जो 2 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना बॉस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एडिशन हो गया है, चैप्टर बढ़ गया है, राइट। सो दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर फ्रॉम माय साइड ऑन दिस अमेंडमेंट्स, लॉ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें पहला केस बहुत फेमस, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विशाखा इंडस्ट्रीज। चालू करूं? वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला मालूम है? Everyone please notice here. Supreme Court had to decide 79 did not deal with effect of other laws. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिसाइड किया कि डज नॉट डील विथ अदर लॉस, बिकॉज वेयर द इंफॉर्मेशन इज गेटिंग डिसेमिनेटेड, राइट। सो हियर इट इज वेरी क्लियरली सेड Section 79 did not deal with the effect of other laws. In short, defamation is an offense, and therefore हमको मालूम है 498 में डिफेमेशन एक ऑफेंस है। तो अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हो जो किसी के अगेंस्ट है, वो लिबल है या स्लैंडर है, राइट, और अगर वो स्प्रेड हो रही है व्हाट्सएप द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, तो हम उसे रोक नहीं सकते। इट डज नॉट हैव इफेक्ट टू एनी अदर लॉस। एंड नाउ इन इंडिया दिस इज अ न्यू अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, नया एडिशन टू द चैप्टर, न्यू एक्ट, और ये एक्ट अभी ऑफिशियली नए वाले सिलेबस को एप्लीकेबल ही हो चुका है, नया चैप्टर ही आ चुका है, लॉ ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। सी गाइस, आज की तारीख में लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, और उसके लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो नया बिल पास किया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो भी आज एक एक्ट का स्वरूप ले चुका, डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट, ये नया चैप्टर। नाउ दिस इज पास्ड ऑन 11th August 2023। इट्स अ न्यू लॉ। पहली बात, पहले इसमें प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा होता है। नाउ व्हाट इज प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा? एक तो पहले डेटा डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो आपके पास फोन में जो फोटोज होते हैं वो डिजिटल फॉर्म है, आपके फोन में जो पीडीएफ्स होते हैं वो डिजिटल डेटा है। अभी आपने JIGL का ये पीडीएफ डाउनलोड किया तो ये डिजिटल डेटा है। उसका जो प्रोसेसिंग होता है, व्हाट इज प्रोसेसिंग? समझो आपने डाउनलोड किया, आपने फाइल ओपन की, तो फाइल जब ओपन हो रही है तो क्या वो सिर्फ आपके ही फोन में हो रही है, या आपके ही लैपटॉप में हो रही है, या किसी और के लैपटॉप में क्लोनिंग करके भी हो रही है? दैट इज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इससे इट रेगुलेट्स राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा एंड द नीड टू प्रोसेस फॉर लॉफुल पर्पसेस ओनली। मतलब इफ सम एंटिटी इज प्रोसेसिंग योर पर्सनल डेटा, दे आर ओनली प्रोसेसिंग फॉर लॉफुल पर्पस। समझ में आया? वेरी क्लियरली है ना? दे कैन नॉट प्रोसेस फॉर इलीगल पर्पस। इसके लिए इन्होंने नया एक्ट बनाया, इसमें कुछ डेफिनेशंस है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डेटा प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान 18 साल से छोटा है, वो चाइल्ड है, तो वो डेटा प्रोटेक्शन में उसका लॉफुल गार्डियन या पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएगा। डिसेबिलिटी है तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज पर्सनल डेटा ब्रीच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आजकल। दैट इज अनऑथोराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा और एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर, कि आपका पर्सनल डेटा एक्सीडेंटली किसके पास आ गया, उसको अक्वायर किया किसी ने शेयर किया, किसी ने यूज किया, किसी ने ऑल्टर किया, किसी ने डिस्ट्रक्ट किया, किसी ने आपका पर्सनल डेटा का एक्सेस आपसे हटा लिया,
आपका ईमेल अकाउंट हैक हो जाता है, अरे होता है ना, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो तीनों एक दूसरे को देख के हंस क्यों रहे हो? ओके, आई मीन सस्पेंस। क्या क्या कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो, सस्पेंस जोक, कॉम्प्रोमाइजिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सनल डेटा। ओके, अब इसका प्रोसेसिंग क्या होता है? ब्रीच मुझे समझ गया क्या है, पर अभी इसका प्रोसेसिंग समझना बहुत जरूरी है। मीन्स आपने कोई ऐसा ऑटोमेटेड ऑपरेशन लगा के रखा है या सेट ऑफ ऑपरेशंस लगा के रखा है जिससे यू कैन कलेक्ट, you can record, organize, structure, store, adapt, retrieve, use, align, combine, index, share, disclose, disseminate, or available, restrict someone, erase or destruct the data of someone. Very important definition in the new act. Learn करना पड़ेगा. Okay, data fiduciary is like definition of the word person. अब उसका एप्लीकेबिलिटी देखते हैं. As I told you, the applicable is to digital data within the territory of India, where the data is collected in first of all digital form, or data is collected in physical form and then converted to digital form. What is physical form? आपके पास एडमिशन फॉर्म है फिजिकल, आपने फोटो खींचा तो डिजिटल बन गया. Okay, it also applies to territory outside India, provided processing is done in India. It does not apply to personal data which you are doing only for some personal purpose or domestic purpose. अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए ऐसा कर रहे हो या डोमेस्टिक पर्पस के लिए ऐसा कर रहे हो तो आपको ये एक्ट लागू पड़ेगा नहीं. एंड या तो आपने किसी का डेटा पब्लिक में डाल दिया, देन ये एक्ट लागू नहीं पड़ेगा. ओके, सो if you are blogging your views and then your data is made personal data is made available on social media, then this provision shall not apply. Okay, next amendment, very important, नया एक्ट आ गया इंडिया में, जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 20. जन विश्वास नया लॉ आ चुका, उसने इतने सारे सेक्शंस को अमेंड कर दिया है एंड एप्लीकेबल इज फ्रॉम 30th November 2023. उसका पहला सेक्शन जो आपको दिया है फिलहाल इस अटेम्प्ट के लिए, एक्चुअली तो इसका पूरा डिटेल जून 24 अटेम्प्ट में एप्लीकेबल है, सॉरी जून 25 के लिए. तो आपने देखा होगा कि ये जो है ना सेक्शन 44, उसकी पेनल्टी, ऑल दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टडी मटेरियल 44 एंड 45. बट जिसने नहीं पढ़ी है, जिसकी पुरानी बुक है, तो प्लीज ध्यान रखना 45 में पेनल्टी जो है वो 10 लाख रुपीज है. In case of intermediary company or body corporate, or 1 lakh by any other person. In case of 44 section, 15 not exceeding 15 lakh for not furnishing any document, not exceeding 50,000 for every day, and last not exceeding 1 lakh for every day for maintaining failure to maintain books of accounts. This is already given for the new modules which are 2023 editions, but उसके पहले की मॉड्यूल में ये नहीं दिया हुआ है, तो उनके लिए नए हैं, उनको यहां से पढ़ना होगा. पावर जो एजुडिकेट भी दिया हुआ है जन विश्वास की, नॉर्मली एजुडिकेटिंग पावर सेम ही होते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, राइट. सो आई एम श्योर जो लोग के पास न्यू मॉड्यूल्स है, जिनका पहला अटेम्प्ट है, उनके सबके मॉड्यूल में ये ऑलरेडी अपडेटेड है. जिनके पास पुरानी बुक्स होंगी या जो ओल्ड सिलेबस से कन्वर्ट होकर आ रहे हैं या ओल्ड सिलेबस में अभी भी एग्जाम दे रहे होंगे, उनके बुक्स में ये अपडेटेड नहीं है. Last chapter from my side, that's IT Act, Information Technology Act, and then we conclude our amendment section. So of JIGL for this attempt, right? चलो moving towards conclusion, arbitration, mediation and conciliation. यही चैप्टर बाकी है. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, सबसे पहला केस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, चोलामंडलम. बहुत इंपॉर्टेंट केस है, चोलामंडलम IFC वर्सेस आम्रपाली एंटरप्राइज. हमने हमेशा पढ़ा है कि आर्बिट्रेटर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द फर्स्ट पार्टी, देन द सेकंड पार्टी एंड देन द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड. यही हमने पढ़ा है आर्बिट्रेशन. पहली बार याद देखेंगे यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड,
तो हमने पढ़ा है इट इज इलीगल एंड वॉइड. तो आर्बिट्रेशन इज अ ग्राउंड वेयर बोथ द पार्टीज हैड टू एग्री एंड इफ देयर इज अ यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट देन इट इज वॉइड एब इनिशियो. वाओ, हेंस प्रूव्ड वन पार्टी कैन नॉट अपॉइंट आर्बिट्रेटर यूनिलैटरली. सेटल्ड पोजीशन है आपको. सेकंड केस लॉ, एशियन होटल्स वर्सेस सिताल दास सन्स. कैन कोर्ट एक्सरसाइज द पावर टू मॉडिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल. क्या हमने पढ़ा है आर्बिट्रल अवार्ड सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड पढ़ा है ना. तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू सेट असाइड द अवार्ड पास्ट. यस और नो. एंड इवन कोर्ट ऑल्सो हैड अ पावर टू सेट असाइड. सो प्लीज यहाँ पे लिखा है jurisdiction is substantially different from the jurisdiction and therefore कोर्ट की jurisdiction अलग है और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की jurisdiction अलग है. तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का अवार्ड को मॉडिफाई करने का पावर सिर्फ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास है, कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि दोनों की jurisdiction अलग है. थर्ड, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोर्ट कोलकाता वर्सेस यूनिवर्सल सी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड. एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. उन्होंने बोला है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड बाय एनी ट्राइब्यूनल ऑल्सो. कोर्ट तो वायलेट नहीं कर सकता, बॉस कोई भी वायलेट नहीं कर सकता. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? दे ऑल हैव टू वर्क विद इन द फंडामेंटल राइट्स एज एनश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. चौथा केस है मेसर्स ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरके माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड. क्या बोला इन्होंने कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कमर्शियल कोर्ट्स डू नॉट हैव द पावर टू एग्जीक्यूट एन अवार्ड. क्योंकि हमने पढ़ा है सीपीसी ने क्या बोला है सिविल प्रोसीजर कोर्ट कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का अवार्ड जो है वो सेम वे में एग्जीक्यूट होगा जैसे नॉर्मल कोर्ट का अवार्ड होता है. यस और नो? सो प्लीज कमर्शियल कोर्ट कैन नॉट एग्जीक्यूट अ डिक्री. ओनली एंड ओनली जो लीगल कोर्ट्स हैं वही डिक्री को एनफोर्स कर सकते. कमर्शियल कोर्ट्स एनफोर्स नहीं कर सकते. चेन्नई मेट्रो, यहां पे ट्राइब्यूनल ने क्या रिकॉर्ड किया था मालूम है? 1 लाख पर सेशन. एक मेंबर चेंज हो गया, उसने बोला मैं 1 लाख में काम नहीं करूंगा, मुझे 2 लाख चाहिए. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बाद में मेट्रो ने 5 हियरिंग के बाद बोला अरे मुझे ये फीस मंजूर नहीं है, 1 लाख हमने डिसाइड किया था 1 लाख ही होना चाहिए. सो प्लीज फाइनली डिसाइड हुआ 1 लाख ही होना चाहिए. तो हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो देखते हैं. सी वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वंस द आर्बिट्रेशन वाज डिसाइडेड इट वाज डिसाइडेड अ फी ऑफ 1 लाख रुपी. Yes or no? In between, if a member of the tribunal is replaced and he has passed a resolution for a revised fee, it is not applicable and bounded to both the party, and because of which the award which is passed cannot be set aside. नया जो कॉन्सेप्ट आया है मीडिएशन एक्ट, नया लॉ, ये पुराने बुक्स में नहीं है, नए बुक में ऑलरेडी है. आई रिपीट, मीडिएशन एक्ट वॉज पास्ड इन इफेक्ट ऑन 9 अक्टूबर 2023. सो जिनके पास नवंबर एडिशन की बुक्स है उन सबके बुक में मीडिएशन एक्ट है, पर जिनके पास पुरानी बुक है बच्चों उनके पास ये नहीं है. ये नया लॉ आ चुका है. उसमें सेक्शन 31 to 38 इज स्पीकिंग ऑन मेडिकल मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका कंपोजिशन, उसका रेजिग्नेशन, उसका रिमूवल, पावर सब कुछ दिया है. 45 to 47 में उसका फंड, अकाउंट्स, ऑडिट पावर दिया है. 50 to 54 में उसके पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज दिए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये जो पूरा दिया है इन्होंने इधर भी समअप भी किया है, जबकि इसका डिटेल ओरिजिनली न्यू मॉड्यूल में दिया है. तो जिनके पास ये पुरानी मॉड्यूल है या जिन्होंने पहले का पढ़ा हुआ है, बहुत पहले का, तो उनको ये रेफर करना पड़ेगा पूरा. लास्ट केस एनबीसीसी वर्सेस जिलियन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स डिसाइड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द मार्च. इन्होंने क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी दिस. A former judge was acting as a sole arbitrator. दिख रहा है? एंड प्लीज इन्होंने क्या बोला, पहले एक एप्लीकेंट ने इशू किया था कि चलो एक काम करते हैं, जैसे डिस्प्यूट हुआ एक फॉर्मर हाईकोर्ट जज को
आर्बिट्रेटर बना दिया। तो लर्न सीनियर काउंसिल जो थे इन्होंने सबमिट किया that mere reference to the terms and conditions of the letter of intent, LOI मतलब letter of intent, would not make the parties amenable to arbitration proceedings. इन्होंने बोला आर्बिट्रेशन को स्पेसिफिकली लेटर ऑफ इंटेंट के द्वारा नहीं बताया जा सकता, इट हैज टू बी ओनली एंड ओनली बाय वे ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट और बाय वे ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज, जो हमने सेक्शन 7 में पढ़ा है ऑफ द चैप्टर ऑफ आर्बिट्रेशन। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला, whenever there is given very clearly in section 7 that you have incorporated in letter of intent and letter of intent is a part of the agreement, therefore arbitration clause exists। क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला था कि आर्बिट्रेशन क्लॉज, इन्होंने क्या बोला था, आर्बिट्रेशन क्लॉज या तो स्पेसिफिकली होना चाहिए या तो उसके अटैच लेटर्स फैक्स सब लिखा है, वो टेलेक्स किधर भी चलेगा। तो जब लेटर ऑफ इंटेंट इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट और लेटर ऑफ इंटेंट में अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा है मतलब पार्टीज आर बाउंड फॉर आर्बिट्रेशन, दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इन दिस मैटर एंड हियर वी कंक्लूड द लास्ट चैप्टर। सो हियर वी कंक्लूड ऑल द अमेंडमेंट्स गाइस ऑफ टोटल चैप्टर्स इन 3 वीडियोस, ऑल द 25 पेजेस का अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल, जिसमें अगर आप मुझे पूछो सर इंपॉर्टेंट क्या है तो आई विल टेल यू कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेल प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन का एंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल प्रोसीजर का 12 डायरेक्शंस वाला जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रिलीफ और लिमिटेशन का जो पीरियड है जिसका कंडोनेशन ऑफ डिले है चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन का जो नया एक्ट है मीडिएशन एक्ट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेगोशिएबल का 20% डिपॉजिट का अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट। ये है इंपॉर्टेंस। इस इंपॉर्टेंट में से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 15 से 20 मार्क का पोर्शन आ जाएगा, तो अपना बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये वीडियो देख देख के आपको, वीडियो यूट्यूब पे भी मिलेंगे, आप इसे 2-3 बार देखते रहेंगे, राइट, तो आपको याद हो जाएंगे। Is that very clear? So here we conclude entire GIGL amendments for the December 2024. चलो, all the best guys.